करबला जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये नाम दो नामों को एक करके बना है, जिसमें एक नाम है करब, जिसका मतलब है गम या दुख, और दूसरा नाम है बला, जिसका मतलब है आजमाइश या इम्तिहान। इस जगह को पहले नेनवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस जगह को अल्लाह की तरफ से हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की शहादतों के लिए मुकर्रर कर लिया गया था। इसकी वजह से इस जगह को पहचाना गया इन दो नामों से, करब और बला, यानी करबला। करबला करबला अजीम शहादतों को अपने सीने में महफूज रखने वाली एक मुक़द्दस जगह है, जो हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को बे इंतहा अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने सीने में बसाए हुए है। करबला ना ख़त्म होने वाली हक की वो जंग है जो ताक क़यामत तक जारी रहेगी। करबला साजिशें, फरेब और मक्कारी की इंतहा है, लेकिन हम जब इसके बारे में और गहराई से जानना शुरू करते हैं तो हमें मालूम होने लगता है कि ये तह बतह साजिशों का वो अंबार है जिसकी पूरी एक क्रोनोलॉजी है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फिलहाल बड़ौदा में मुहर्रम चल रहे हैं और आज इस वीडियो में हम मुहर्रम के और करबला के रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं बड़ौदा की हिस्ट्री और मुहर्रम की जो बड़ौदा को लेकर जो हिस्ट्री है मैं उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करबला की अपनी ही एक अलग ही जो है हिस्ट्री है, उसका एक अलग ही जो है माहौल है। तो करबला के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी करबला के इंसिडेंट्स को जो है कुछ हद तक जान सकें। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं करबला की इंसिडेंट्स की जो क्रोनोलॉजी है, जो प्रोफेट मोहम्मद से लेकर इमाम हुसैन तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा। मैं उन सब चीज़ों की तफसीलात में नहीं उतरूँगा, मैं बस उनके पॉइंट टू पॉइंट जो है उसके बारे में बात करूँगा, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि करबला जो है, करबला सिर्फ एक वॉर नहीं है या सिर्फ एक बैटल नहीं है कि एक मुआहदा टूट जाने की वजह से या किसी कंडीशन को ना मानने की वजह से वो वॉर हो गई, बल्कि ये एक पूरा क्रोनोलॉजी है, ये पूरा एक इंसिडेंट्स का पूरा सीक्वेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोफेट मोहम्मद की पैदाइश, आपके प्रोफेसी डिक्लेयर करने से लेकर, आपकी पैदाइश के बाद आपकी प्रोफेसी डिक्लेयर करने से लेकर, आपके हिजरत करने से लेकर, और आपके जो है पर्दा कर लेने के बाद मौला हुसैन की शहादत तक का पूरा एक इंसिडेंस है, पूरा एक क्रोनोलॉजी है। हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं उसी को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ आज। तो मैं उसकी तफसीलात में नहीं उतरूंगा। बाकी जहां तक हवालों की बात है तो मैं हवाले जो है इस स्क्रीन पे देता रहूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं फिलहाल लालवाड़ा में खड़ा हूँ बिहाइंड जमुनाबाई हॉस्पिटल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, ये एक पूरा इंसिडेंस है, पूरा सीक्वेंस है इंसिडेंट्स का, एक क्रोनोलॉजी है। वो क्रोनोलॉजी प्रोफेट मोहम्मद के पैदा होने से लेकर मौला हुसैन के शहादत तक का पूरा एक वाकया है। उस पॉलिटिक्स और उस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को जो है हम आज सीक्वेंस वाइज बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसकी किसी भी तफसीलात में नहीं उतरने वाला हूँ, मैं जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या पॉलिटिक्स स्टेप बाय स्टेप जो है करबला तक पहुंची थी और करबला किस वजह से हुई थी। फिलहाल आप मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मौला के नाम लिखे हुए हैं। और ये बोहरा समाज है, आप देख सकते हैं, इन्हों के थ्रू यहाँ पे सब जो है सजाया हुआ है। तो प्रोफेट मोहम्मद का जैसे मैंने बताया, जब वो आप पैदा हुए तो वो बनी हाशिम कबीले में पैदा हुए। उनका जो मेन ट्राइब था वो कुरैश ट्राइब था। कुरैश ट्राइब जो है एक ऐसा ट्राइब था जो अरब की दूसरी ट्राइब्स पे जो है हुकूमत करता था। बनी हाशिम जो है वो खानदान के नाम से जाने जाने वाली एक ट्राइब थी, और इस तरह से कई सारी ट्राइब्स थी जो खानदान के नाम से जानी जाती थी। इस तरह से बनी हाशिम जो ट्राइब थी वो उनका जो क्लैन था, उनका जो शजरा था, जहाँ से उनकी नस्ल चलती हुई आ रही थी, वो एक बहुत ही अहम नस्ल थी। मतलब प्रॉफिट्स की नस्ल थी वो, और बहुत ही इज्जतदार नस्ल थी अरब में भी। लेकिन वो माल और उसके नज़रिए से जो है इतनी मजबूत नहीं थी, वो इतने अमीर नहीं थे। लेकिन कुरैश ट्राइब जो थी वो काफ़ी अमीर थी। अगर मैं कुरैश ट्राइब की बात करूँ तो उनके 3 लीडरान थे। एक था अबू लहब, एक था अबू सुफियान, और एक था अबू जहल। ये 3 जो थे ये बड़े लीडर थे कुरैश ट्राइब के। और ये 3 लीडर सिर्फ कुरैश ट्राइब का मतलब है कि अरब की कई बड़ी ट्राइब्स के ऊपर हुकूमत करना। और जब प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए तो वो एक आम सा लड़का थे, और जिनका काम था बकरियां चराना और रोज़मर्रा के जो भी काम है वो करना। प्रोफेट मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके जो अब्बा जो हैं, उनके जो वालिद हैं, उनके फादर जो थे, वो एक तिजारती सफ़र पे थे। वो गाज़ा की तरफ निकले थे, और गाज़ा से वापस लौटते वक्त जो है उनका इंतकाल हो चुका था। इस तरह से प्रोफेट मोहम्मद जब पैदा हुए तब वैसे ही उनके ऊपर जो है बाप का साया नहीं था। और कुछ महीनों के बाद जो है उनकी वालिदा जो थी बीवी आमना, वो भी इंतकाल फरमा गई। और इस तरह से प्रोफेट मोहम्मद जब तक जवान हुए तब तक वो अपने चाचा हजरत अबू तालिब के परवरिश में जो हैं बड़े हुए, यानी कि मौला अली के जो वालिद थे उनकी परवरिश में बड़े हुए। इस तरह से जो है बात आगे बढ़ती है। एक मर्तबा प्रोफेट मोहम्मद अपने चचा के साथ तिजारती सफ़र पे शाम की तरफ निकलते हैं। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। यह सफ़र तवील था और रास्ते में उन्हें गिरजा दिखाई देता है। आराम करने की गर्ज से ये काफिला उस गिरजे की तरफ बढ़ने लगता है। उस गिरजे में एक राहिब है जिसका नाम है बाहिरा। बाहिरा उस गिरजे से उस काफिले को देखता है, और वो देखता है कि इस तपते हुए रेगिस्तान में और धूप से चमकते हुए रेगिस्तान में एक काफिला गिरजे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, जिस पे एक बादल का साया है, और बादल भी उन्हीं के साथ चल रहा है। ये बात उस राहिब बाहिरा को गैर मामूली नजर आती है। जैसे ही वो काफिला गिरजे तक पहुंचता है, वो राहिब बाहिरा उस काफिले के पास जाता है। वहाँ हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता है। उनके जिल्द पे कई निशानों को देखता है, और हजरत अबू तालिब से पूछता है कि ये बच्चा आपका कौन लगता है। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ये मेरा बेटा है। इस बात को सुन के वो राहिब बाहिरा हजरत अबू तालिब को मुबारकबादें देता है और कहता है, आपका ये बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, यह बच्चा बहुत अहम शख्सियत बनने वाला है और इसके दुश्मन भी बहुत होंगे। मैं आपको हिदायत करना चाहता हूं कि
आप इसे मक्का वापस ले जाइए। इसकी जान को हर पल खतरा बना रहता होगा। इस बात से हमें मालूम होता है कि सरकार हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान को उस वक्त से खतरा था। फिर आगे जाके हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा की हिफाजत में बड़े होते हैं और अपनी जवानी की उम्र तक पहुंचते हैं। 25 साल की उम्र में वो शादी करते हैं। 40 साल की उम्र में वो अपनी नबूवत को डिक्लेयर करते हैं। उस वक्त जो कुरैश ट्राइब के लीडरान हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान, ये तीनों बढ़ चढ़कर प्रॉफेट मोहम्मद की मुखालिफत करते हैं। अबू जहल इस मुखालिफत को जैसे लीड करता है और बढ़ चढ़कर प्रॉफेट मोहम्मद की मुखालिफत करता है। अबू लहब प्रॉफेट मोहम्मद का दूर का चचा है, फिर भी उनकी मुखालिफत में कोई कसर नहीं छोड़ता। और अबू सुफियान भी इतनी ही बढ़ चढ़कर मुखालिफत करता है। इस तरह से जैसे उस राहिब ने बताया था कि ये बच्चा एक अजीम शख्सियत बनने वाला है और इसके दुश्मन बेइंतहा होंगे। जैसे ही प्रॉफेट मोहम्मद अपनी नबूवत डिक्लेयर करते हैं, उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। जैसे ही इन तीनों लीडरान को ये पता चला कि अब्दुल्ला का बेटा यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने प्रोफेसी डिक्लेयर करी है, जो उनके सामने जो है छोटे से बड़ा हुआ है और कभी वो बकरियां उनके सामने चराया करता था और रोज़मर्रा के काम जो है वो किया करता था, और उन्होंने जो है प्रोफेसी डिक्लेयर की है। ये सुनते ही उन्होंने जो है अपना रवैया प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ जो है बदल दिया था और बहुत सख्त रवैया इख्तियार कर लिया था उनके लिए। और आगे जो हैं उन्होंने काफ़ी साजिशें रची, काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी प्रॉफेट मोहम्मद के ख़िलाफ़। वो ये मानने से बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जो मोहम्मद हैं वो प्रॉफेट हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अना जो है वो चीज़ उनको मानने से इनकार कर रही थी। मतलब वो अना के चलते जो है इस बात को जो है बिल्कुल सिरे से नकार रहे थे कि वो प्रॉफेट हैं, क्योंकि प्रॉफिट के हाथ पे बेत करने से सीधे सीधे उनकी जो लीडरशिप है वो प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ में जो है सीधे सीधे चली जाने वाली थी। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कुरैश ट्राइब की जो है लीडरशिप हाथ में आ जाने का सीधा मतलब है कि अरब की सारी ट्राइब का इख्तियार जो है उस लीडर के हाथ में आ जाना, और ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि वो जो बुत परस्ती में लगे हुए थे, उस बुत परस्ती के चलते उन्होंने काबा में जो है कई सारे बुत रखे हुए थे और वहाँ पे कई लोग जो हैं उन बुतों की जो है इबादत करने आया करते थे, जिसके चलते उनका काफ़ी जो है आमदनी वहाँ से बनी हुई थी। और दूसरी तरफ काबा जो है वो बहुत ही कदीमी इमारत थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, और वहाँ पे बुत रख देना एक ऐसा था कि जैसे एक पुरानी बंद इमारत का जो है किसी का जो वारिस नहीं होता उसका गलत इस्तेमाल करना, बिल्कुल वैसा था। इन तीनों लीडर में जो तीन लीडर हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, अबू लहब, अबू जहल और अबू सुफियान, ये तीनों जो हैं बहुत ही शिद्दत से प्लानिंग और प्लॉटिंग में हम प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ लगे हुए थे। प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं उन्होंने काफ़ी अज़ियतें झेली इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की। इन्होंने जिस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उस इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद के साथ काफ़ी बदतर सलूक किया, जो एक प्रॉफेट के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर हम प्रॉफेट्स की हिस्ट्री देखें तो हर प्रॉफेट ने अज़ियतें झेली हैं, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद की बात अलग है। खैर मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, मैं बस ये बताऊंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने किस तरह की अज़ियतें झेली इन लोगों की वजह से। सबसे पहले लोगों ने जो है उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, ये उनका मजाक उड़ाते थे
कई लोग इनके पीछे चलते थे और इनके दीन को जो है, उनकी तबलीग को जो है झुठलाने का काम करते थे। उसके अलावा इन्होंने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया प्रोफेट मोहम्मद को। इन तीनों लीडरों ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि वहाँ के मक्का के लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद को पत्थर मारना शुरू कर दिया, और इस शदीद कदर से पत्थर मारे हैं कि पूरे लहू लहान हो चुके थे वो। और उनको जो है, उनकी जो पहली बीवी थी, उन्होंने उनको बचाया और इन लोगों को रोका। आखिरकार जो है फिर भी प्रोफेट मोहम्मद ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, और इस तरह से जो मक्का के काफ़ी जाने माने लोग थे, रसूखदार लोग थे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, इन लोगों ने जो है ईमान लाना शुरू किया, और जिसके चलते कुछ चंद लोग जो हैं ईमान लाए। और फिर भी इन तीनों लीडरों की जो है साजिशें और मक्कारियां नहीं रुकी। प्रोफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स, उनको मक्का से माइग्रेट करना पड़ा, जिसके बहुत से रीज़न हैं। यह हिजरत या माइग्रेशन इस्लामी तारीख का एक अहम वाक़या है जो 622 सीई में हुआ, जिसे पहली हिजरी भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का ये आगाज था। हिजरत के रीजंस में से कई रीजंस कुछ इस तरह से थे। मक्का में कुरैश के सरदारों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स को भी शदीद परेशान करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमानों को बेहद तंग किया, उनके मजाक उड़ाए, उन्हें मारना पीटना और हत्ता कि कईयों को शहीद भी कर दिया गया। इस तरह के जुल्म सितम का शिकार प्रोफेट मोहम्मद खुद हुए और उनके फॉलोअर्स में से जैसे कि हज़रत बिलाल रदिल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सुमैया रदिल्लाहु तआला अन्हु। कुरैश के सरदारों ने प्रोफेट मोहम्मद को कत्ल करने की साजिश रची। जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रोफेट मोहम्मद के कुछ फॉलोअर्स मदीना हिजरत कर चुके हैं, यानी कि मदीना माइग्रेट कर चुके हैं, तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हर कबीले का हर एक आदमी मिलकर प्रोफेट मोहम्मद को कत्ल कर दे, ताकि किसी एक कबीले को इस कत्ल का जिम्मेदार ना ठहराया जा सके। अल्लाह ताला ने इन फरेबियों की साजिशों की खबर प्रोफेट मोहम्मद तक जो है पहुंचा दी। साजिश की खबर होते ही प्रोफेट मोहम्मद ने मदीना हिजरत करने का फैसला किया। मदीना के लोग जो औस और खजराज कबीले से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को मदीना आने की दावत दी। उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को अमान और हिफाजत का वादा किया। इससे पहले मदीना के कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और उन्होंने अकबा के मुआहदे में प्रोफेट मोहम्मद से वफादारी और मदद का वादा किया था। जब प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरत कर ली, तो मदीना में उनके चाहने वालों का एक जमगढ़ सा था। वहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद इस्लाम का पैगाम बड़े ही जोशो खरोश के साथ फैला सकते थे और लोग उनकी दावत को कबूल कर रहे थे। इसी तरह से मदीना में इस्लाम को बहुत तेज़ी से फैलने में मदद मिली। तो इस तरह से जो है प्रोफेट मोहम्मद मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे अपने चंद मुसलमानों के साथ। मदीना में हिजरत करने के बाद भी कुरैश ट्राइब का जो है काफ़ी जो मकारियां हैं वो चलती रहीं, धोखेबाजियां जो हैं वो चलती रहीं और उनके साथ कई जंगें हुई। उन जंग में से एक जंग है जंग खंदक। उस जंग के बाद जो है कुरैशियों में और मुसलमानों में एक मुआहदा होता है
उस मुआहदे के चलते जो है, उस मुआहदे की शर्तें कुछ इस तरह से होती हैं कि मुसलमान और कुरैशियों के बीच में जो है जंग खानी नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा। और उसमें कई सारे जो है शर्तें रखी जाती हैं, जिसके चलते कुरैशियों और मुसलमानों के बीच में उनके बीच में जो टेंशन है वो एक हद तक रुक जाती है, उनके बीच में जो बैटल्स हैं वो रुक जाती हैं। इसका जो फ़ायदा है वो मुसलमानों को इस तरह से होता है कि मुसलमान जो हैं अपने जो नॉन मुस्लिम दुश्मन हैं जैसे यहूदी वगैरह, उनके साथ जो भी उनकी जो जंगें हैं वो जारी रहती हैं और उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और इस तरह से वो काफ़ी फतेह भी हासिल करते हैं। सुलह हुदैबिया से पहले प्रॉफेट मोहम्मद ने कुरैश ट्राइब के खिलाफ 3 अहम गज़वात लड़े, जिसमें से पहला था गज़वाए बदर। यह पहला बड़ा गज़वा था जो मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान हुआ था। इस गज़वा में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुरैश 1000 थे। फिर भी मुसलमान इस गज़वा को जीत लेते हैं। दूसरा है गज़वाए उहुद। ये जंग मदीना के करीब जबल और उहुद पहाड़ियों के पास लड़ी गई। इस जंग को मुसलमानों ने जीत तो लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने जब प्रोफेट मोहम्मद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और माले गनीमत की लालच में जब प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, तब मुसलमानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। और तीसरा है गज़वाए खंदक। इसे गज़वाए अज़ाब भी कहा जाता है। कुरैश और उनके लोगों ने मदीना का मुहासरा कर लिया और मुसलमानों ने एक खंदक यानी कि एक ट्रेंच खोदकर अपने शहर का दिफा किया और कुरैश का हमला नाकाम बनाया। इन बड़े गज़वात के अलावा कुछ छोटी मोटी जंगें और मुहिमात भी शामिल थीं, मगर ये 3 कुरैश के खिलाफ लड़ी गई अहम जंगों में शामिल हैं जो सुलह हुदैबिया से पहले हुई थी। जब प्रोफेट मोहम्मद मदीना रिलोकेट कर गए, तब वहाँ का सारा निज़ाम यहूदियों के हाथों में था। यहूदी मदीना में चलने वाली हर छोटी और बड़ी तिजारत को अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा लत्ता, रियल एस्टेट, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, जुआ और शराब और दीगर चीज़ें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के दौर में पूरी दुनिया का निज़ाम इन्हीं यहूदियों ने अपने हाथों में ले रखा है। उस वक्त मदीना में कई अरब ताजिर भी थे और उनमें से कई अरब मुसलमान ताजिर भी थे। इन ताजिरों की माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि ये लोगों ने अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए या कुछ और दूसरी वजूहात की वजह से इन्हीं यहूदियों से कर्जे लिए हुए थे। उन कर्जों के बोझ के वजन में ये अरब ताजिर इतने दबे हुए थे कि वो चाह कर भी इस बोझ से छुटकारा नहीं पा रहे थे और बाकी काम यहूदी ताजिरों की बिजनेस में जो मोनोपोली थी वो किसी और ताजिर को डेवलप होने ही नहीं देती थी। जब यह सूरत हाल प्रॉफेट मोहम्मद ने देखा, तो उन्होंने अपने फॉलोवर्स को इल्म देना शुरू किया, जिसमें मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, हर वो चीज़ सिखाई जिसकी ज़रूरत अरबी मुआशरे को थी। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो भी मुसलमान सिर्फ मुसलमान को तिजारत में तरजीह देगा, उसको मजहबी लेवल पे कुछ सवाब है और दीनी नज़रिए से कई और फ़ायदे भी हैं। इस एक्शन के बाद मदीना में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहूदियों की मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और उन्हें मदीना छोड़ के जाना पड़ता है, और यह इकोनॉमिकल लॉस यहूदियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और जिसके बाद यहूदी खैबर में पनाह लेते हैं। खैबर एक ऐसा शहर है जो मदीना के पास ही बसा हुआ है, जो सिर्फ यहूदियों का शहर है। मदीना के यहूदी जब खैबर में माइग्रेट करते हैं, उसके बाद खैबर के पास से मुसलमानों के जो भी काफिले गुजरते हैं, उन्हें ये यहूदी लूटते रहते हैं। जिसके बाद प्रोफेट मोहम्मद इन यहूदियों को कई बार वार्न करते हैं, लेकिन यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते
आखिरकार ये बात बढ़कर जंग खैबर को ट्रिगर कर देती है।